अपोजिशन जमातें हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को घर भेजने के लिए हाथ पांव मार रही हैं, मगर हुक्मरान जमात के इरादे हमें कुछ और ही नज़र आ रहे हैं, जो सिंध से पीपल्स पार्टी की छुट्टी करा के अपनी हुकूमत बनाने के लिए पर तोल रही है। बिल्कुल, इस सिलसिले में चंद रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास भी हो चुका है, जबकि शेख रशीद समेत PTI के दीगर वज़ीर जो हैं उनकी जानिब से भी ताबड़तोड़ बयानात सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए अरबाब गुलाम रहीम की, तो मुआविन खुसूसी की जो हैसियत है उससे एंट्री भी पीपल्स पार्टी के लिए एक चैलेंज बन गई है। अच्छा, अब देखें तो कराची में ख़ास तौर पर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो मुतहर्रिक हो चुके हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या PTI सिंध में डिलीवर कर पाएगी, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी डिलीवर कर पाई नहीं कर पाई ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बता रहे हैं, लेकिन कराची से मैंडेट मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा थी लोगों को कि अब हमारे हालात कुछ बेहतर होंगे, लेकिन वहाँ पर जब मामलात ख़राब हो रहे हैं तो फिर यही मामला आ रहा है कि जी कि 18वीं तरमीम है और सिंध के जो मामलात हैं उसके अंदर सिंध हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए, लेकिन वो किरदार नज़र नहीं आ रहा और जो वोटर्स हैं अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कुछ नाराज़ हैं और सिंध हुकूमत से तो वो नाराज़ थे ही, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सिंध सरकार कराची के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो PTI भी 3 साल के दौरान अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के जो है वो दिल जो है वो नहीं उस तरह से जीत सकी जिस तरह से वादे किए गए थे, जिस तरह से दावे किए गए थे। अगर हम बात करें तो तारीखी पैकेजेस की, तो वो ऐलानात किए गए जो कि अच्छी बात है, मगर अवाम इस वक्त मतलब खुश तब होंगे जब उनके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। असल मसला अवाम का है। बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन असेंबली हलीम आदिल शेख साहब। हलीम आदिल शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बताइएगा कि वैसे तो अपोजिशन की तमाम जमातें कोशिश कर रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि हमने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजना है, लेकिन आप लोग कुछ और ही प्लान कर रहे हैं। आपका प्लान अब कुछ तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है सर। देखिए, बिल्कुल मैंने आपका इंट्रो भी सुना, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस पर कमेंट कर दूं, फिर मैं आगे आ जाता हूं। एक सवाल आता है कि जी कराची से मैंडेट मिला और कराची के लिए कुछ नहीं किया, एक मिथ सी बन गई है जिसको हमारे मीडिया पे इंट्रोज के अंदर अक्सर कहा जाता है, तो मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ थोड़ी सी, उसके बाद मैं आता हूँ हम क्या करना चाहते हैं। देखिए, जैसे हमारी गवर्नमेंट आई, सिंध में गवर्नमेंट नहीं आई, सिंध में तब्दीली आते रह गई। उसके बाद आते ही 162 अरब का पैकेज का अनाउंस किया गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, और उसको आज तक वो ढोल पीट रहे होते हैं उसका। उसके आते ही इन्होंने कहा कि जी ये तो सिंध पर हमला हो गया, आप हमें पैसे दे दें, हमें पैसे दे दे, हम बनाएंगे। इनकी पहली बात ये थी कि ये तो आप डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, और उसके अंदर रुकावटें डाली, प्रॉब्लम्स पर किए। उसके बाद हमने कहा चलो जी रास्ता एक और लेते हैं। SIDCL जो कि पहले KIDCL हुआ करती थी, जिसका इफ्तिताह नवाज शरीफ साहब ने वो सिंध के चीफ मिनिस्टर कामिल अली शाह के साथ मिलकर किया था 2015 या 16 में। उस वक्त तक वो जायज थे इनके लिए। जैसे ही हमने SIDCL के जरिए कायम करना शुरू किया तो उन्होंने कहा ये तो जी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, हम काम नहीं करने देंगे। अब देखिए, मेरी बात को समझना पड़ेगा, आईनी मामला है। वैसे बड़ा अच्छा कि जी PP ने भी नहीं किया, आपने क्या किया, मैंडेट हमें मिल गया, स्टीयरिंग नहीं मिला। स्टीयरिंग भी अगर ना बैठे हो तो पीछे तो पूरी गाड़ी भर लो, मर्जी तो ड्राइवर की चल रही होती है। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमने SIDCL से 3 बड़े ब्रिजेस सेंट्रल में बनाए, रोड्स बनाई, और उसके अलावा जब हमने कराची के गली महलों की, रोडों वोडों की बात की, वो कहते देखो ये क्या फेडरल गवर्नमेंट है, ये तो गलियां पक्की करने की बात करी, ये फेडरल गवर्नमेंट है। उसके बाद चलिए उस पर हमने काम किया। अब फिर आ जाते हैं 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स पे जो पिछले साल था। चलो भाई आप आ जाओ, आप कमांड ले लो, PCIC के सरबराह CM साहब बन जाए। उसकी सुनिए, ये है रियलिटीज जो आपको बतानी चाहिए तो कराची के लोगों को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को। उसके अंदर हुआ कि 625 अरब के प्रोजेक्ट हमारे 62% और 38% सिंध गवर्नमेंट का। उस 625 में उसके बड़े काम थे, हमारे जिम्मे थे। K4 इन्होंने 13 साल में एक बूंद पानी नहीं दिया, हमने कहा K4 फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। नाले जो सबसे बड़ा मसला था, गुज्जर नाला, दुनिया डूबती हुई, आप कश्तियां चलती हुई दिखा रहे होते थे गंदी गलियों में, गटर के पानी के अंदर कश्तियां, बसों को कश्ती, मोटरसाइकिल कश्ती, मतलब गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, उसके ऊपर 35 अरब रुपए लग चुके और 80% काम मुकम्मल हो चुका है। इस दफा बारिशें अगर थोड़ी ज्यादा भी आई तो जो पुरअमन रहे वहां नहीं हुआ। मैं बता रहा, हमने कर दिया। K4 का प्रोजेक्ट वापडा के हवाले हो चुका है और वो आगे बढ़ चुका है। उसके बाद ग्रीन लाइन 13 साल में एक बस नहीं दी PP ने, इंशाल्लाह सितंबर में ही
आज वहां से 80 बसें चल चुकी हैं चाइना से, और इंशाल्लाह सितंबर के एंड अक्टूबर में कराची में ग्रीन लाइन बसें चलती हुई नजर आएंगी। ग्रीन लाइन का ट्रैक बन चुका है। केसीआर और फ्रेट टर्मिनल जो रेलवे के जो बड़े काम 5 हमें मिले जो 625 अरब के थे, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ काम आगे बढ़ चुका है। बसें नजर आ जाएंगी। K4 आपको उस पर काम स्टार्ट हो चुका है। अब आते हैं उसी वक्त में सिंध गवर्नमेंट ने जो 450 अरब में करना था, ठीक है, 41 नाले की DMC के साफ करने थे, एक भी नहीं हटाया। ना 500 नाले अपने एक छोटी नालियां साफ की, ना रोडें बनाई, ना रास्ते बनाए, ना कचरा उठाया, ना कुछ भी तो नहीं किया। तो बात यह है हमारा काम अपने एंड पे स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद 446 अरब का पैकेज सिंध दीगर सिंध के लिए भी आया है। उसके अंदर जो दीगर इजला के लिए सक्कर हैदराबाद मोटरवे सिंध गवर्नमेंट को जमीन के पैसे दिए जा चुके हैं, लेकिन वजीर आला के जिले से अच्छा हलीमा दिल शेख साहब, पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो सिंध में जड़ें बहुत मजबूत है और वहाँ के अवाम जो है वो भुट्टो की जमात के खिलाफ वोट देने पर तैयार कैसे होंगे? आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी मैं बताता हूँ, इतनी जड़ें मजबूत है कि पिछली दफा तमाम तर कॉन्स्पिरेसीज के बावजूद सिर्फ 16 सीटों का फर्क है। अब हमारे पास ज्वाइंट अपोजिशन के बाद 65 या 69 सीट्स हैं, TLP को लगा लें तो 68, और इनके पास कोई 99 सीट्स हैं। 15-16 सीट्स का फर्क है। तो जड़ें इतनी मजबूत रही हैं। यहाँ आपको पता है कि 97 में PP मुखालिफ गवर्नमेंट बन चुकी है, 2002 में PP मुखालिफ गवर्नमेंट बन चुकी है, 2013 में 13 सीटों का फर्क था, इस वक्त सिर्फ 16 सीटों का फर्क है। तो ऐसे, और कहीं हमारा MPA 2000 वोट से आ रहा है, कहीं 10,000 वोट से आ रहा है, कहीं MNA जो हमारा 20,000 वोट से आ रहा है, कहीं 4,000 वोट से आ रहा है। बात यह है कि इतना बड़ा वोटों का फर्क नहीं है। वो जड़ें खोखली हो चुकी हैं और इसी खोखली जड़ों से निमटने के लिए हम इंशाल्लाह मैदान में उतरे पॉलिटिकली। वजह क्या है कि देखिए इन्होंने जो 13 साल में गदर किया है ना, जिसकी वजह से जड़ें खोखली हो चुकी हैं। लोग एक खौफ में मुब्तला है, डर में मुब्तला है। उनका खौफ निकालना है, वो डर निकालना है। उनको फेडरल गवर्नमेंट ने बताना है, अपनी रिट शो करनी है। इंशाल्लाह लोग हमें वेलकमिंग लोगों का एटीट्यूड है। हम तो लोगों से मिलते हैं। अरबाब गुलाम रहीम साहब भी मैदान में उतरे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकली हम अपनी मास मोबिलाइजेशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है हलीमा दिल शेख साहब, एतराज ये हो रहा है कि मसला सारा अना का है। अगर हम सिंध हुकूमत का भी देखें तो मसला अना का है, वफाकी हुकूमत का भी देखें तो मसला अना का है। वज़ीर आज़म साहब आए थे, एक मुलाकात कर लेते वज़ीर आला सिंध के साथ, उनको बिठाते, उनको समझाने की कोशिश करते, लेकिन मसला अना का लोग कह रहे हैं कि है, एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाह रहे, तो मसाइल का हल कैसे होगा? ऐलानात तो दोनों साइड से बहुत किए जाते हैं। काश समझ आ जाए कि मसला अना का अगर होता तो पिछली दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहब को गवर्नर हाउस में बुलाकर उन्हें इसका कमेटी का सरबराह ना बनाया जाता। अगर मसला अना का होता तो पिछली दफ़ा गवर्नर साहब मतलब खुद प्राइम मिनिस्टर अपने साथ बिठाकर अनाउंसमेंट ना करते। मसला अना का नहीं है। वो सारी मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर के हाथ मिलाने से अना खत्म हो जाएगी क्या? वो PM ने उस दिन, मैं भी नहीं गया, कोई नहीं गया, गवर्नर हाउस वो नहीं आए, नेवी का फंक्शन था। मेरा मतलब ये है कि इससे पहले जब वो आते हैं हमेशा इनको बुलाया जाता है। तो ये एक अना से मतलब है कि ये कोई गर्लफ्रेंड होता है चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के, जी आपको फोन नहीं किया तो नाराज हो गए। बात ये है कि इस दफा नहीं था उसका काम, जहां काम था वो आते हैं, काम करना चाहिए। इतना हमने कड़वा घूंट पीकर इनको सरबराह बनाया। PCIC की मीटिंग्स होती हैं, उसमें असद उमर साहब, अली जैदी साहब, अमीनुल हक साहब मौजूद होते हैं। सब कुछ होती है, ड्रामेबाजी करती है पीपल्स पार्टी, चूंकि कर कुछ नहीं रहे हैं और हमारे गले डाल रहे होते हैं। हमने तो देखिए अपने हिस्से का काम स्टार्ट कर दिया ना। कोई इनसे पूछे कि आपने क्या किया। बात यह है कि सिंध का एटीट्यूड बड़ा वेलकमिंग है। जो आपका असल बात पर आ जाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं। सिंध में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। सिंध में बहुत बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के लोगों की है जो कि बैक बेंचर्स है। असेंबली में 2 सीटें जो फ्रंट पे है, 2 रोज हैं, उसके अलावा जितने हैं उनसे अकेले में मिल लो। बस मैं कल तौबा क्या क्या कह रहे होते हैं। वो कहते हैं हम तो लावारिस हैं, इनके सिलेक्टेड लोग जो हैं, बैक बेंचर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के जो है बातें कर रहे हैं। अगर बैकडोर राब्तों की हम बात करें आपसे जा रही हैं। बहुत शुक्रिया हलीमा दिल शेख साहब, सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लान कर रही है सिंध में। बिल्कुल, आगे हम बढ़ेंगे और वफाकी हुकूमत की बात करेंगे। वफाकी हुकूमत मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों के लिए पुरअज़्म है, मगर इसके लिए हंगामी बुनियादों पर मुआशी इस्लाहात ज़रूरी हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस ज़मन में इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल को हिदायत अब जारी की हैं कि हफ्ते को होने वाले अहम इजलास में उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुआशी तब्दीली के लिए इस्लाहात का अब अमल तेज़ कर दिया जाए और कारोबार में आसानियाँ पैदा की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को मईशत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की तरगीब दे रही है। मुतल्लिका हुक्काम सरमायाकारों को सरमायाकारी की तरफ राग़िब करने के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ करें। साथ ही साथ सरकारी मिल्कियती कारोबारी
इदारों को उन्होंने कहा कि बेहतर बनाया जाएगा। हाँ जी, ये सारी सूरत हाल है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर सलमान शाह साहब। सलमान शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब कहा है कि सरमायाकारों को मरगूब करने के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ करें। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सरमायाकारी की तरफ राग़िब करने के लिए किन किन इक़दामात की ख़ास तौर पर हमें ज़रूरत है? जी, ये आई थिंक कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो इकनॉमिक ग्रोथ का अमल शुरू हुआ है, इसको बरकरार रखना और इसको तेज़ करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो फिर दूसरे मुल्क के इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं। तो इस सिलसिले में ये आई थिंक कि प्राइम मिनिस्टर के फोकस में है ये चीज़, और तमाम वो जो इस्लाहात हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करने के, या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है, या NOCs लेने का जो निज़ाम है उसको डीरेगुलेट करना, बैंकों को इन्वेस्टमेंट की तरफ माइल करना, तो ये तमाम चीज़ें इसका हिस्सा हैं और इसके ऊपर अब गवर्नमेंट पूरी तरह से फोकस। अच्छा सलमान शाह साहब, हुकूमत GDP की शरह नमू को 6% और GDP और सरमायाकारी के तनासब को मौजूदा 15% से बढ़ाकर 20% तक ले जाने के लिए भी कोशिशों में है। तो इन टारगेट्स को हासिल करने के लिए आप क्या समझते हैं, किन तजावीज़ को अमली शक्ल दी जा रही है? लेकिन सबसे पहली बात होती है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए मौके वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी बनती है, एक मुल्क में प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। इनपुट कॉस्ट जो हैं वो बड़ी कम होनी चाहिए, जिसमें एनर्जी कॉस्ट है, जिसमें टैक्सेस का निज़ाम है, जिसमें बाकी जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं उनकी कॉस्ट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी लेबर कॉस्ट कैसी हैं, और पाकिस्तान में लेबर कॉस्ट आपको पता है कि बड़ी कम है। और अब इस्लाहात भी इतनी हो रही हैं कि डीरेगुलेशन की तरफ गवर्नमेंट जा रही है, कि आसान कर रही है। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आसानियाँ पैदा की हैं, इसी तरह तमाम वैल्यू चेन्स में आसानियाँ पैदा कर रही है, ताकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे। उसका काम है इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस करना, रोज़गार पैदा करना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, क्वालिटी को बेहतर करना, और हुकूमत का काम है कि उसको फैसिलिटेट करना और उसके जो रास्ते में रुकावटें हैं उनको दूर करना। और बहुत से हमारे कानून कई बार हर्डल बन जाते हैं, कई बार रूल्स जो हैं वो हर्डल होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको दुरुस्त करना ये ऑब्जेक्टिव है हुकूमत का। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, ये बताइएगा, इस्लाहात के अमल को तेज़ करने की बात हो रही है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि आगे आने वाले वक्त में तो हुकूमत इलेक्शन मोड में चली जाएगी और फिर इस्लाहात को तेज़ करने की बात हो रही है? मौशी कारकर्दगी पर अगले साल का कैसा असर पड़ रहा होगा जब हुकूमत की तवज्जो दूसरी जानिब भी होगी? देखिए, हुकूमत अगर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने में कामयाब हो जाती है, उससे इकनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेज़ हो जाती है, और इकनॉमिक एक्टिविटी अच्छी होगी तो उससे हुकूमत को इलेक्शंस में बहुत कामयाबी मिलेगी, क्योंकि लोगों को भी एहसास है कि बड़े मुश्किल वक्त में हुकूमत ली थी PTI ने। एक तरफ कर्ज़ों का पहाड़ था, दूसरी तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट जो इतना ज़्यादा था कि वो आपके पास पैसे ही नहीं थे उसको पुर करने के लिए। उसके ऊपर फिर ये पेंडेमिक का भी हुआ, अब ये चौथी वेव में हम जा रहे हैं। इसकी मैनेजमेंट भी रिलेटिवली दुनिया के मुकाबले में बहुत बेहतर की गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और एहसान होगा कि ये अब टल जाए, हमारी इकॉनमी पे इसका फर्दर इम्पैक्ट ना आए, तो फिर आगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ी तेज़ होगी। इसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं भरपूर तरीके से वो हिस्सा ले रहे हैं। रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ऑल टाइम हाई होती जा रही हैं, और वो ना सिर्फ कंजम्पशन में जा रही हैं, वो इन्वेस्टमेंट में भी जा रही हैं। तो इंशाल्लाह ये एक बहुत अच्छी बुनियाद रख देगी। अगले 2 साल में इकॉनमी जो है 7-8% तक भी जा सकती है, और उसके बाद अगर ये गवर्नमेंट री इलेक्ट हो जाती है तो फिर ये
अगले 5 साल 10 साल तक ये इकोनॉमिक ग्रोथ चलती रहेगी, क्योंकि ठीक है। बेसिक बहुत शुक्रिया सलमान रिफॉर्म। साहब, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रहे थे। हमने आपकी जो है गुफ्तगू हमारे नाज़रीन ने भी सुनी है। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह से उन्होंने बात की इकॉनमी की, तो वो एक बेहतर तरफ जो है वो जाती हमें दिखाई दे रही है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे एनवी टेलीकॉम ने दीगर ममालिक के लिए स्मार्टफोन की बरामदात का आगाज़ कर दिया और 4G स्मार्टफोन की पहली खेप मैन्युफैक्चर डॉन पाकिस्तान के जो है ना टैग के साथ वो मुत्तहिदा अरब अमारात को बरामद की गई है। जी, मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान का टैग है ये, और ये तैयार करदा पहले 5500 स्मार्टफोन्स जुमे को UAE बरामद किए गए हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए उमूर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब ने कहा है कि मुल्की बरामदात में पाकिस्तान के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बने स्मार्टफोन की बरामदात का आगाज़ भी हो गया है। अब इस सारे हवाले से हम बात कर लेते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सनत और तिजारत आलिया हमदर्द साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आलिया साहिबा। पाकिस्तान का मोबाइल फ़ोन बरामद करना कितना खुशाइंद है और इस सनत से कितना ज़र मुबादला कमाने का पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान जो इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मोबाइल फोन। आप इससे अंदाजा करें, और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज थे, बांग्लादेश को ले लें, इंडिया को ले लें, दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग देयर लोकल मैन्युफैक्चर्ड फोन। 2018 में जब हमारी हुकूमत आई तो बेसिकली हमने इम्प्लीमेंट किया डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम। उससे हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग और हमने अपनी स्मगलिंग को कंट्रोल किया। लेकिन जो गेम चेंजर था दैट वाज द मोबाइल पॉलिसी, जो मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर 2020-2023 इसने टोटली इस सेक्टर के, जो मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, उसके डायनेमिक्स चेंज कर दिए। यानी पाकिस्तान जो वंस इट वाज एन इंपोर्टिंग मोबाइल इंपोर्टिंग 7th लार्जेस्ट कंट्री था, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग मोबाइल फोन। हमने इंसेंटिव दिए, हमने ऐसी पॉलिसी बनाई कि यहाँ पर हमारी 25 कंपनी आकर इन्वेस्ट कर रही हैं इन मोबाइल सेक्टर, एंड दे आर द बिगेस्ट वन। अगर मैं ये देखूं कि हमारी जो 25 नई कंपनियों में सैमसंग ने ऑथराइजेशन ले ली है, आप विवो को देखें, ओप्पो को देखें, नोकिया को देखें, टेक्नो को देखें, इन्फिनिक्स को देखें, तो दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान। पहले फर्स्ट स्टेप के ऊपर हम जो मोबाइल्स हैं उनकी लोकल असेंबलिंग करेंगे, और जो हम करके, जो आपने भी बताया, हमने 5500 मोबाइल UAE एक्सपोर्ट किया है। तो दिस इज समथिंग लैंडमार्क, जिससे वाकई मुझे खुशी है कि 92 न्यूज ने इसको हाईलाइट किया। बिल्कुल ठीक है आलिया हमजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। और हम जानते हैं कि मोबाइल कितने महंगे पड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा होता है, बाहर से मोबाइल आ रहे होते हैं, और मोबाइल इतने महंगे पड़ रहे होते हैं इंसानों, मतलब जब हम ले रहे होते हैं। शहरी इस बात का बहुत ज़्यादा जो है शिकवा करते हुए भी नज़र आते हैं। जब पाकिस्तान में बन रहे होंगे तो यकीनन कीमतें भी कम होंगी, और मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान के नाम से वो जब वो देख रहे होंगे, अब ये यूज़र जो यूज़ कर रहे होंगे UAE में, तो वो कितना प्राउड मोमेंट होगा। बिल्कुल ऐसी। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।